अपॉर्चुनिटी के ऑनलाइन क्लासेस में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। रोजाना जो अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस बनते हैं उसी के क्रम में आज हम राजस्थान के इतिहास में चौहान राजवंश के बारे में बात करेंगे। ये चौहान राजवंश हर एग्जाम में कहीं ना कहीं कैसे न कैसे रूप में सवाल पूछा जा सकता है। अगर हम बात करेंगे चौहान राजवंश की तो सबसे पहले चौहान राजवंश जो है, इस चौहान राजवंश की उत्पत्ति, इस चौहान राजवंश की उत्पत्ति के बाद में इसका विस्तार, और इसके विस्तार के बाद में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो रहेगा इसका राजवंश। तो इनके बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चौहान राजवंश की उत्पत्ति के बारे में। दोस्तों, चौहान राजवंश की उत्पत्ति सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें ध्यान रखनी है। चंद्रबरदाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा और इसी चंद्रबरदाई के द्वारा लिखित एक ग्रंथ है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। और इसी पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऐसा कहा गया है कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है और इसी अग्निकुंड को एक सिद्धांत दी जिसका नाम है अग्निकुंड का सिद्धांत। दोस्तों, आप सभी ने इस अग्निकुंड के सिद्धांत को परखा जरूर होगा, देखा जरूर होगा, परंतु एक बार मैं आपको वापस बता देता हूं सिद्धांत के बारे में कि गुरु वशिष्ठ का नाम सभी ने सुना होगा और इन्हीं गुरु वशिष्ठ जो है ये आबू के पर्वत पर यज्ञ करते थे। और दोस्तों, पुराने जमाने की बात है, प्राचीनतम बातें हैं ये कि जब यज्ञ करते हैं तो राक्षस आते हैं और राक्षस इन यज्ञ में व्यवधान डालते हैं। तो गुरु वशिष्ठ तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इतने ज्यादा परेशान होते हैं कि उन्होंने इसी आबू के पर्वत पर एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ के आयोजन में इनके द्वारा 4 संतानों की प्राप्ति हुई। इनको ये भी कह सकते हैं इनके 4 योद्धाओं को इन्होंने जन्म दिया। सबसे पहला जो योद्धा था जिसका नाम है प्रतिहार, दूसरा योद्धा था जिसका नाम है परमार, तीसरा जो योद्धा था उसका नाम है चालुक्य और चौथा जो योद्धा था इसका नाम था चौहान। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं कि प्रतिहार और राक्षसों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें सिंगल तौर पर या मोटे मोटे तौर पर एक बार ये सब हार चुके हैं। परंतु जब इन चारों ने अपने संयुक्त शक्ति के साथ में राक्षसों के साथ युद्ध किया उसी समय ये है वो जीत गए और आगे जाकर इन्होंने अपने अलग अलग राजवंशों की स्थापना कर ली। इसी क्रम में हम बात करेंगे वो है वो चौहान राजवंश के बारे में और यही हमारा अग्निकुंड का सिद्धांत है। इस अग्निकुंड के सिद्धांत का जो समर्थन है वो 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया। एक व्यक्ति है जिसका नाम है मूर्णोत नैणसी और दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम था सूर्यमल मिश्र। इन दोनों के द्वारा इसका समर्थन किया गया। परंतु दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है कि चंद्रबरदाई का समर्थन इन दोनों ने नहीं किया। इन दोनों ने समर्थन किया कि इनकी उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। इन 3 इतिहासकारों के आगे दूसरा कोई भी इतिहासकार ये नहीं कहता इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट इसी उत्पत्ति के संदर्भ में आगे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि चौहानों की उत्पत्ति में चौहानों को इंद्र वंशीय किसने कहा। दोस्तों, मैं बात करूंगा कि चौहान जो है वो इंद्र वंशीय है, रायपाल या राज्यपाल का। रायपाल या राज्यपाल दोनों एक ही है और इसका एक अभिलेख है जिस अभिलेख का नाम है सेवाड़ी अभिलेख। इसी सेवाड़ी अभिलेख के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि चौहान है वो इंद्र वंशीय है। फिर हम बात करते हैं चौहान है वो सूर्यवंशी। दोस्तों, एलडीसी के 2 बार पेपर में, एक बार अग्निकुंड का सिद्धांत और दूसरी बार सूर्यवंशी का सिद्धांत, दोनों ही उत्पत्ति के बारे में सवाल पूछे जा चुके हैं। तो देखना दोस्तों, सूर्यवंशी किसने कहा कि जो
चौहान है वो सूर्यवंशी। तो याद रखना सबसे पहला जो व्यक्ति आता है उसका नाम होता है पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। उसके बाद करेंगे हम नयन चंद्र सूरी। उसके बाद बात करेंगे जयानक। उसके बाद हम बात करेंगे सुरजन चरित्र। इन लोगों ने ये कहा है, हमारे जो इतिहासकार है ये, कि सूर्यवंशी है वो कौन है, चौहान राजवंश के जितने भी शासक हैं उसके बारे में ध्यान रखना है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है जोधराज, इसका भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, नयनचंद सूरी, जयानक, सुरजन चरित्र और जोधराज। तो सबसे पहले इंद्रियवंशी आपको पता चल गया होगा, रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख। उसके बाद में चंद्रवंशी है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, सूर्यवंशी, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्यवंशी में पंडित हीरा शंकर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, नयनचंद सूरी, जयानक, सुरजन चरित्र। दोस्तों सबसे ज्यादा जो सवाल है वो बेसिक से ही पूछे जाते हैं। आजकल जो एग्जाम में जो ट्रेंड है सवालों का बिल्कुल अलग तरीके का ट्रेंड है। अब हम बात करेंगे कि चौहानों को चंद्रवंशी किसने कहा। देखो दोस्तों, चंद्रवंशी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है, हासी जो है, इस हासी का अभिलेख में चौहानों को चंद्रवंशी कहा है और यह अभिलेख कहाँ का है, गुजरात का है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आरएसपी के अंदर सवाल पूछा गया है वो ये पूछा गया है, जो चंद्रवंशी तो कहा है परंतु किसके अनुसार कहा गया है, आबू के अचलेश्वर शिलालेख के अनुसार। और ये जो अचलेश्वर जो मंदिर है, इस मंदिरों को परमाणु का कुल देवताओं का मंदिर कहा जाता है। परमाणु के कुल देवता का मंदिर कहा जाता है। दोस्तों याद रखना है, आबू का अचलेश्वर शिलालेख है, परमाणु के कुल देवताओं का मंदिर है। इसके अनुसार चौहानों की जो उत्पत्ति है वो हुई है चंद्रवंशी। फिर बात करते हैं, चौहान विदेशी है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदेशियों का योगदान हमारे राजस्थान के इतिहास में बहुत ज्यादा है। सबसे पहली बात करते हैं कर्नल जेम्स टॉड की, और इसी कर्नल जेम्स टॉड ने यह कहा है कि जो चौहान है विदेशी है। विदेशियों में भी तीन प्रकार की शाखाएं हैं, एक है शक, दूसरा है हुण और तीसरा है शीथियन। तो कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार शक, हुण तथा शीथियन के वंशज कौन है, चौहान। इसके बाद में बात करते हैं विलियम क्रुक। इसी विलियम क्रुक के द्वारा यह भी कहा गया है कि चौहान राजवंश के जो शासक है वो शीथियन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, वी स्मिथ ने यह भी कहा है कि ये तो हुणों की संतान है। दोस्तों विदेशियों में भी हमारे लिए विदेशी है, याद रखना है, जेम्स टॉड, विलियम क्रुक और स्मिथ। दोस्तों चंद्रवंशी हासी गुजरात का अभिलेख हो चुका है, आबू का अचलेश्वर अभिलेख हो चुका है, विदेशियों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे जो मेन जो है वो ब्राह्मणों की संतान है, और इस ब्राह्मणों की संतान को कहने वाले भी दो लोग हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो व्यक्ति है जो ये कहता है कि चौहान है वो ब्राह्मणों की है संतान है, तो सबसे पहला जो व्यक्ति है उसका नाम है गोपीनाथ शर्मा, और दूसरा जो व्यक्ति है इसका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। परंतु दोस्तों याद रखना है, सवाल ट्रेंड में इसी तरह का बनेगा, या आपको यह पूछ सकता है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ब्राह्मणों की संतान है। तो याद रखना, ये जो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ब्राह्मणों की संतान है, परंतु ये कौन से ब्राह्मण है, तो ध्यान रखना है ये जो ब्राह्मण है ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। इस तरह से हम लोगों ने इनकी उत्पत्ति के बारे में जाना। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने इतिहास के पुरातत्व की बात अगर की है तो हर इतिहास का कोई ना कोई लिंक बना है। देखो हमें जो लिंक मिलेगा विभिन्न प्रकार का अभिलेखों का मिलेगा। मैंने आपको बताया हासी का अभिलेख, आबू का अचलेश्वर अभिलेख, उसके बाद में बिजोले का शिलालेख, फिर हम बात करेंगे हर्षनाथ का अभिलेख, फिर हम बात करेंगे बैदला का। इस तरह से खूब अभिलेखों के बारे में जो है वो चौहानों के इतिहास के बारे में बताया
जा चुका है। अब हम बात करेंगे चौहानों के विस्तार के बारे में कि किस प्रकार से चौहानों का विस्तार हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको ये चीज, उत्पत्ति के बाद में विस्तार आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि चौहानों का विस्तार। दोस्तों मैं चौहानों के मूल पुरुष के बारे में सबसे पहले बात करूंगा, उसी के हिसाब से इसके विस्तार के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आप सबको पता है कि ये झील है, इस झील का नाम है सांबर झील, और इस सांबर झील के आसपास लगभग 1.25 लाख व्यक्ति रहते थे। इस वजह से इस क्षेत्र का नाम रख दिया गया सपाद लक्ष्य क्षेत्र। दोस्तों मैं अगर इस सपाद क्षेत्र की पर्टिकुलर बात करता हूं तो इस क्षेत्र को शाकंभरी भी कहा जाता है, इस क्षेत्र को सांबर भी कहा जाता है। दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। और इस सांबर झील का जो निर्माण कराने वाला व्यक्ति था उसका नाम था वासुदेव चौहान, और इसी वासुदेव चौहान के द्वारा सपादलक्ष क्षेत्र में अपने चौहान राज्य की स्थापना की गई। और इस स्थापना के संदर्भ में एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, 3 अलग अलग जगहों पर इसकी अलग अलग राजधानी मिलती है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे शाकंभरी, सांबर या सपादलक्ष की प्रथम जो राजधानी है वो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वो राजधानी थी, उसका नाम है अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर वर्तमान जिसको नागौर कहा जाता है। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसके आधार पर हमने ये बोला है, तो यह बिजोलिया शिलालेख के अनुसार कहा गया है। दूसरी बात अगर हम करेंगे इसी के अंदर, इसकी दूसरी राजधानी जो है ये सीकर माना जाता है। हम लोग ऐसे तो नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ तो हमारे पास में प्रमाण होना चाहिए। तो सीकर में आप सबको पता होगा हर्षनाथ का एक शिलालेख है, और इसी हर्षनाथ के शिलालेख में ऐसा कहा गया है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट इसकी तीसरी राजधानी, इसकी तीसरी राजधानी है वो है पुष्कर, और ये पुष्कर किसके द्वारा कहा गया है, हमीर महाकाव्य, और उससे भी इंपॉर्टेंट है जो है सुरजन चरित्र। और इसी सुरजन चरित्र में क्या है, पुष्कर राजधानी किसको बताया है, सपादलक्ष, शाकंभरी या सांबर झील को। दोस्तों ये तो हमने सपादलक्ष या शाकंभरी के बारे में बता दिया, परंतु हमें इसके विस्तार के बारे में जानना है। इसका विस्तार सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। ये जो सांबर झील है यही हम लोग सब ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं। सांबर झील का जो निर्माण तो वासुदेव ने कराया, परंतु जब इसका निर्माण कराया गया तो ये सांबर इसका नाम नहीं था, मात्र एक झील थी। और अजय राज जो है आप सबको पता है, अजय राज के द्वारा इस झील का नाम है वो सांबर रखा गया है। दोस्तों इसी तरह के सवाल है वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे चौहानों का विस्तार कैसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, ये जो सपादलक्ष जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है वो जांगल प्रदेश का एक पार्ट है। और सबको पता है जांगल प्रदेश कहाँ है, वो बीकानेर का क्षेत्र माना जाता है, जयपुर का क्षेत्र माना जाता है, और उत्तरी मारवाड़ का थोड़ा सा पोर्शन है वो किसमें चला जाता है, जांगल प्रदेश में चला जाता है। हम लोग आगे खूब सारे राजवंशों की बात करेंगे, आप लोगों को जांगल प्रदेश में बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सपादलक्ष क्षेत्र इसी सांबर में चौहानों की उत्पत्ति के संदर्भ में, विस्तार के संबंध में ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले पार्ट में ये चला जाता है अजमेर में, और अजमेर के चौहानों के बाद में चला जाता है रणथंभौर के चौहान में। बात करेंगे हम हमीरदेव के बारे में अभी कुछ समय बाद में, अजमेर की बात करेंगे हम लोग। और इधर सबसे पहले बात करेंगे, पहली ब्रांच तो इनकी ये हो गई, और दूसरा जो विस्तार इनका ये चला गया नाडोल, और नाडोल आप सबको पता है पाली के अंदर। नाडोल के बाद में ये जाते हैं सिरोही, और सबको पता है सिरोही में जो है वो है सोनगरा चौहान। उसके बाद में याद रखना है आपको, ये चले जाते हैं जालोर। जालोर के बाद में जो चले जाते हैं जाते हैं सिवाना। हम लोग बिल्कुल ब्रीफ रूप में आपको चर्चा करेंगे। ये अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल टॉप से लगा के बॉटम तक एक भी सवाल हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। इसी तरह से हम लोग काम करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले चौहानों का पहला विस्तार हुआ था अजमेर में,
अजमेर के बाद में हुआ था रणथंभौर में। उसके बाद इसकी जो दूसरी ब्रांच है ये चली गई नाडोल, नाडोल से गए सिरोही, सिरोही से जालोर और जालोर से सिवना। परंतु दोस्तों एक चीज हमें और याद रखना है कि इस नाडोल में जब ये ब्रांच हुई तो नाडोल की जो ब्रांच के अंदर एक ब्रांच चली जाती है, वो चली जाती है हाड़ौती में। और दोस्तों हाड़ौती में आपको पता होगा हाड़ा शासन, और ये हाड़ा शासन सबसे ज्यादा कहां पर हुआ? बूंदी में। तो देखो इस प्रकार से हमारा जो है चौहान राजवंश का पूरा पूरा विस्तार हुआ। ये हमारे लिए भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारी शुरुआती अगर बेसिक भी अच्छा नहीं होगा तब आगे हम राजवंशों को किस तरह से बांटेंगे। अब दोस्तों हम मेन जो बात करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वासुदेव राजवंश के अंदर चालू करते हैं। तो शुरुआती जो राजवंश के बारे में अगर बात करेंगे, देखिए दोस्तों उससे पहले मेरे हिसाब से आप लोगों को ये पसंद आ गया होगा, अहिछत्रपुर, सीकर और पुष्कर, ये जो राजधानी है वो सपाटला क्षेत्र। दोस्तों याद रखनी है, एक एक बात को नोट करके रखना है, एग्जाम में इसी तरह के ट्रेंड के सवाल बनने वाले हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे वासुदेव चौहान। मैंने कुछ वासुदेव चौहान की बात कर ली है। 551 आपको पता होगा ईस्वी के अंदर वासुदेव चौहान के द्वारा सपाटला क्षेत्र के आसपास साकम्बरी, सांबर या सपाटला से राज्य की स्थापना की गई। और ये जो राज्य है ये जो सांबर झील है, इसी सांबर झील के आसपास में बनाया गया। ध्यान रखना दोस्तों। और इसकी 3 राजधानी है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अहिछत्रपुर वर्तमान में नागौर है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार माना गया है। उसके बारे में बात करेंगे सीकर, और सीकर की बात करेंगे वो है हर्षनाथ शिलालेख। फिर बात करेंगे नेक्स्ट जो पुष्कर जो राजधानी है, ये राजधानी हमीर महाकाव्य तथा सुरजन चरित्र के अनुसार बताई गई है। दोस्तों कुछ छोटे छोटे से शासक हैं परंतु थोड़े से इंपॉर्टेंट भी माने जाते हैं। जब हमने बेसिक इतना अच्छा किया है तो क्यों ना आगे भी हम इसको सही ढंग से लेके जाए। तो देखिए दोस्तों इसके बाद में जो दूसरा शासक है उसका नाम है चंदन राज। और ये जो चंदन राज है, चंदन राज के बारे में कोई ज्यादा स्टोरी खास नहीं है, परंतु इस चंदन राज की रानी थी जिसका नाम था रुद्राणी। और ये रुद्राणी जी जो है ये यौगिक कार्य में बहुत ज्यादा निपुण थी। और अगर यौगिक कार्य में निपुण है तो इसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम है आत्मप्रभा। दोस्तों याद रखना है आत्मप्रभा की उपाधि है वो चंदन राज की रानी रुद्राणी के द्वारा ली गई। और ऐसा कहा जाता है इस रुद्राणी को काल सर्प दोष, या अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह की बातें की हुई है। काल सर्प दोष, फिर हम बात करेंगे सर्प दंश अभिशाप, दोनों एक ही चीज है। और ये किसको हो गया था? रुद्राणी को हो गया था। तो किसी एक पंडित के कहने पर रुद्राणी है वो आती है पुष्कर में, और पुष्कर में आने पर इसके द्वारा पुष्कर झील के पास में 1000 शिवलिंग की स्थापना की गई। उसके साथ में ही 1000 दीपों का इनके द्वारा दीपदान भी किया जाता है। दोस्तों काल सर्प दोष दूर करने के लिए इनके द्वारा पुष्कर में 1000 शिवलिंग तथा 1000 दीपों का दीपदान किया जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट शासक है वो है गुवक। गुवक के बारे में एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। गुवक के समय हर्षनाथ जो मंदिर है इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। दोस्तों ये चौहानों के कुल देवता का मंदिर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चौहानों के कुल देवता का मंदिर है वो कौन सा है? हर्षनाथ मंदिर है। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। कभी भी सवाल है वो बेसिक से अब सबसे ज्यादा पूछे जाने लगे। गुवक के बाद में हम लोग बात करेंगे वो है सिंहराज। और सिंहराज जो है ये ऐसा स्वतंत्र चौहान शासक है, ध्यान रखना, ऐसा स्वतंत्र चौहान शासक है जिसने महाराजाधिराज की उपाधि प्रदान की। और ये उपाधि इसने स्वयं ने ही ली है। तो ध्यान रखना सिंहराज है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। गुवक के द्वारा हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया गया। इसके बाद में दोस्तों एक शासक है जिसका नाम है विग्रहराज द्वितीय। एक शासक और है इसका नाम है विग्रहराज द्वितीय।
और इस विग्रहराज द्वितीय के बारे में ऐसा कहा जाता है, ये चौहानों का प्रथम प्रतापी शासक है। चौहानों का प्रथम प्रतापी शासक। और दोस्तों प्रतापी है, इसका मतलब है किसी ना किसी को इसने हराया होगा। तो देखो दोस्तों, एक हर्षनाथ अभिलेख है और इस हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार, हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात का शासक था जिसका नाम था मूलराज प्रथम, और इस मूलराज प्रथम को विग्रहराज द्वितीय ने पराजित किया। पराजित किया ये हमें पता चलता है हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार, परंतु इसके साथ साथ में इसकी जीत की खुशी में इसने भृगुकच्छ, वर्तमान में इसका नाम है भड़ुच, और सांबर, वर्तमान में नागौर, इन दोनों क्षेत्रों में चौहान राजवंश की जो कुलदेवी है इसका नाम है आशापुरा माता जी का इनके द्वारा मंदिर बनाया गया। आशापुरा माता का मंदिर बनवाया गया। दोस्तों याद रखना है, हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार विग्रहराज सेकंड ने गुजरात के शासक मूलराज प्रथम को क्या किया था? पराजित किया। पराजित करने के बाद में जीत की खुशी में भृगुकच्छ, वर्तमान में भड़ुच, सांबर, वर्तमान में नागौर में आशापुरा माता जी का मंदिर बनवाया। इसके जस्ट बाद में एक शासक और है जिसका नाम है पृथ्वीराज प्रथम, और इस पृथ्वीराज प्रथम के बारे में ऐसा कहा जाता है इसके द्वारा एक नगर बसाया गया जिसका नाम है पृथ्वीपुर, और वर्तमान में यह नगर है वो अजमेर कहलाता है। दोस्तों इसके बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर लिखा हुआ है तो हम लोग बात कर लेते हैं। जो पृथ्वीपुर और अजमेर का संबंध है वो आपस में, क्योंकि जो पर्टिकुलर जगह पर पृथ्वीपुर बसा हुआ था वो इस पृथ्वीपुर पर आज वर्तमान में अजमेर बसा हुआ है। ये पृथ्वीराज प्रथम के बाद में जो मेन शासक आता है वो आता है हमारा अजय राज, और अजय राज को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। अजय राज कैसा शासक था, अजय राज ने क्या किया, ये सब मैं आपको पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अजय राज के बारे में, सबको पता है अजय राज के द्वारा 113 ईस्वी में अजमेर में राजधानी बनाई गई। सबको पता है अजमेर को राजधानी बनाई अजय राज के द्वारा। दोस्तों अजमेर जो है, इस अजमेर को राजधानी बनाने वाला ही अजय राज था, अजमेर को बसाने वाला ही अजय राज था। एग्जाम में अजय पाल आएगा जो बिल्कुल सरासर वो गलत है। हमें मतलब है राज से, हमें पाद से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में अजय राज भी दिया होगा, अजय पाल भी, तो हमें अजय राज पर टिक करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1113 ईस्वी में अजमेर को इसने अपनी राजधानी में बनाया था, अजमेर क्षेत्र को अजमेर नगर में बसाया। दोस्तों अजय राज है, इस अजय राज को चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता था, और चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था इसलिए इसकी उपाधि थी अजय चक्री। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। चक्रवर्ती सम्राट आगे देखेंगे कैसा था ये। चक्रवर्ती सम्राट होने के कारण इसको अजय चक्री भी कहा जाता था। और इसी अजय राज के द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, सिक्के चलवाए गए, और इन सिक्कों में इनकी एक पत्नी है जिसका नाम था सोमलेखा, और इन सोमलेखा का नाम भी इन सिक्कों पर उत्कीर्ण कराया। दोस्तों ये बात तो हमारे साथ में है ही है। साथ में एक चीज हमें और भी ध्यान रखनी है कि सोमलेखा का नाम उत्कीर्ण कराया, तो नंबर 1 जो सिक्का है और ये दूसरा सिक्का है आपस में, तो सबसे पीछे की तरफ जो सिक्का है उसमें उसने लक्ष्मी जी का चित्र बनवाया, और जो सिक्का जो पहले की तरफ था उस पे इसने श्री अजय पाल नाम लिखा है, श्री अजय पाल नाम लिखा है। दोनों दोस्तों अजय पाल और अजय राज, अपन को अजय राज याद रखना है, इसी वजह से मैंने आपको ये बताया। आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं अजय राज के बारे में, तो सिक्कों के बारे में बात करेंगे। तो इनकी रानी थी जिसका नाम है सोमलेखा, उनका नाम उत्कीर्ण कराया, और नाम उत्कीर्ण करने के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिक्के के पीछे की तरफ लक्ष्मी जी की फोटो, और सिक्के के आगे की तरफ जो है वो श्री अजय पाल लिखा हुआ है। दोस्तों मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, हमने इनको चक्रवर्ती सम्राट क्यों कहा, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो दोस्तों,
अजयराज ने मालवा का शासक था एक नरवर्मन, और इस नरवर्मन को पराजित किया। देखो दोस्तों, पराजित तो किया, परंतु इनके साथ में नरवर्मन का एक सेनापति था, और इसके सेनापति का नाम था सुलगण, और इसी सुलगण को मालवा से उठाकर सीधे अजमेर लेकर आ जाते हैं अजयराज जी। याद रखना है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। उसके बाद में गुजरात के एक शासक थे जिनका नाम था मूलराज द्वितीय, और इन मूलराज द्वितीय को भी अजयराज के द्वारा हरा दिया जाता है, इसलिए इनको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। और अजयराज के जो सिक्के हैं, इन सिक्कों को अजसप्रिय या ध्वंस सिक्के भी कहते हैं। दोस्तों मजे की बात बताता हूं मैं आपको कि जो अजमेर जो है, इस अजयराज के जो सिक्के ये मथुरा तक मिले। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि विग्रहराज द्वितीय के समय तोमर वंश का भी शासन था दिल्ली में, परंतु विग्रहराज ने स्वयं ने तोमर वंश को हराकर दिल्ली तक अपना साम्राज्य बिठा दिया। इसका मतलब है अजमेर जो है वो दिल्ली तक गया, और दिल्ली से लगभग मथुरा के आसपास भी इसके सिक्के मिले हैं। इसका मतलब पूरा दिल्ली का शासन भी अजमेर के हाथों था। ये हम आगे पृथ्वीराज तक देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं अजयराज के द्वारा नाग पहाड़ी पर। अजयराज के द्वारा दोस्तों नाग पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया गया, और उस दुर्ग का नाम आप सभी को पता है, वो है अजयमेरु दुर्ग। दोस्तों कुछ चीजें अजयमेरु दुर्ग के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, और ये अजयमेरु दुर्ग, इसका निर्माण भी अजयराज के द्वारा करवाया गया। देखो दोस्तों, इस अजयमेरु दुर्ग के दो उपनाम और माने जाते हैं। सबसे पहला जो उपनाम है ये गढ़बीटली, दूसरा जो उपनाम है ये है तारागढ़, और तीसरा जो उपनाम है ये है पूर्व का जिब्राल्टर। दोस्तों गढ़बीटली इसका नाम क्यों पड़ा? देखो, इस अजयमेर जो दुर्ग है, इस दुर्ग पर शाहजहां का कुछ समय तक शासन रहा, और शाहजहां का एक दीवान था जिसका नाम था विठल दास, और इसी विठल दास ने इस किले में अपने आप को किलेदार बनाकर इस दुर्ग का नाम गढ़बीटली रख दिया। तारागढ़ दुर्ग आज के नाम से प्रसिद्ध है, सभी को पता है इस दुर्ग के बारे में। जो तारागढ़ दुर्ग है, इस तारागढ़ दुर्ग पर कुछ समय के लिए मेवाड़ का शासन भी रहा, और मेवाड़ के शासन में उड़ना राजकुमार का नाम आप सबको पता होगा, जिसका नाम है पृथ्वीराज सिसोदिया। और यही पृथ्वीराज जो सिसोदिया है, इनको उड़ना राजकुमार कहा जाता है। इन्होंने इनकी पत्नी की स्मृति में, दोस्तों इनकी पत्नी का नाम था तारा देवी, और तारा देवी की स्मृति में इन्होंने तारागढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं कराया, इस तारागढ़ दुर्ग के मात्र परकोटे का निर्माण कराया था। दोस्तों याद रखना है, पुनर्निर्माण इस दुर्ग का कभी हुआ ही नहीं था, मात्र परकोटे का निर्माण किया गया। फिर बात करेंगे पूर्व का जिब्राल्टर। एक इतिहासकार जिसका नाम है बिशप हेबर, और इसी बिशप हेबर के द्वारा ये कहा गया यह पूर्व का जिब्राल्टर भी है, यह एक जगह है, ध्यान रखना है दोस्तों। इस अजयमेरु दुर्ग के बारे में जो दो सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हमने बात कर ली। तीसरा सवाल जो पूछा गया दोस्तों सन 1132, और इसी 1132 में एक व्यक्ति था, सबको पता होगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और अजमेर में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। दोस्तों याद रखना, एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है, राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई कहां पर? अजमेर में। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस तारागढ़ जो दुर्ग है, इस तारागढ़ दुर्ग के परकोटे को तुड़वा दिया। पूरे परकोटे को तुड़वाने के बाद में इन्होंने नसीराबाद छावनी, सबको पता है नसीराबाद छावनी, और इसी नसीराबाद छावनी के जो सैनिकों को इसी दुर्ग में प्रशिक्षण दिया जाता था। दोस्तों ये सवाल हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1132 राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना अजमेर में की, नसीराबाद छावनी के सैनिकों को प्रशिक्षण यहीं पर दिया जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दो चीजें मैं आपको और बताता हूं दोस्तों,
इसी अजयमेरु जो दुर्ग है, इस दुर्ग में जो प्रथम सूबेदार था, इस प्रथम सूबेदार का जो नाम था ये था मीरान शाह। और इन्हीं का जो दूसरा जो है वो अंतिम सूबेदार था, और इसका अंतिम सूबेदार का नाम था किंग सवार। दोस्तों, मीरान साहब तथा किंग सवार, इन दोनों की जो दरगाह है वो तारागढ़ दुर्ग में है। और दोस्तों, इन मीरान शाह की जो दरगाह है, इस दरगाह के पास में घोड़े की मजार भी है। और इस घोड़े की मजार पर दोस्तों याद रखना है, प्रसाद के रूप में दाल चढ़ाई जाती है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, पूरे भारत का एकमात्र जो घोड़े की मजार है वो कहां पर स्थित है, तो वो तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। तो ये दोस्तों हमारा अजयमेरु दुर्ग तथा अजय राज है वो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्णोराज की। अपने पुत्र अर्णोराज को शासन चलवाने के लिए, याद रखना दोस्तों, शासन चलाने के लिए अजय राज जो स्वयं है ये पुष्कर चले जाते हैं, तथा पुष्कर जाने के बाद में ये स्वयं अपना अंतिम जीवन वहीं पर व्यतीत करते हैं। फिर बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो शासक है वो है अर्णोराज। अर्णोराज के बारे में भी बहुत सी कहानियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट। दोस्तों, नेक्स्ट जो शासक है वो है अर्णोराज। कौन नहीं जानता है आना जी को। आना जी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार 1133 से 1137 के आसपास अर्णोराज के द्वारा आना सागर झील का निर्माण कराया गया। और इस आना सागर झील का निर्माण क्यों कराया गया, क्योंकि अर्णोराज के समय तुर्कों का तथा गुजरातियों का आपस में संघर्ष हुआ था। इसमें हजारों लोगों की यहाँ पर क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और पूरे इस जगह पर खून फैल चुका था। इस वजह से अर्णोराज ने, याद रखना, चंदा नदी के पानी को रोककर इस झील का निर्माण कराया गया। कांस्टेबल में सवाल जो पूछे गए दोस्तों देखिए, और वर्तमान में आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है, तो है बांडी नदी का पानी वर्तमान में इस झील में आता है। दोस्तों याद रखना ये दोनों चीजें, चंदा नदी के पानी रोककर आना सागर झील का निर्माण कराया है, और बांडी नदी जो है, इस बांडी नदी के वर्तमान में इसका पानी आना सागर झील में आता है। इसी आना सागर झील के आसपास में, याद रखना, शाहजहां के द्वारा संगमरमर की 12 दरी की छतरियां बनाई गई है। 12 दरी की छतरियां बनाई गई है। उसके बाद में इनका जो पुत्र था जिसका नाम था जहांगीर, और इनके जहांगीर के द्वारा यहीं पर दौलत बाग का भी निर्माण कराया गया। वर्तमान में इसे सुभाष बाग भी कहा जाता है। दोस्तों, अर्णोराज के बारे में, ये आना सागर झील के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये याद रखनी है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं आपको, जो आना जी है, इनके जो दरबारी विद्वान थे, पहला जो दरबारी विद्वान था इसका नाम था धर्मघोष, और दूसरा जो दरबारी विद्वान था उसका नाम था देवघोष। अन्ना जी धर्मघोष से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि धर्मघोष के कहने पर एकादशी, अमावस्या तथा पूर्णिमा, इन तीनों दिन पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया गया अन्ना जी के द्वारा। इतने ज्यादा अन्ना जी इनसे प्रभावित हुए। दोस्तों, अन्ना जी के बारे में दो ऐसी चीजें बताता हूं मैं आपको। बात करते हैं 1134 की। दोस्तों, 1134 में अन्ना जी जाते हैं गुजरात, और गुजरात के चालुक्य शासक होते हैं जिनका नाम होता है जयसिंह सिद्धराज। और इन्हीं जयसिंह सिद्धराज को आना जी पराजित कर देते हैं। और अन्ना जी जैसे इनको पराजित करते हैं तो जयसिंह सिद्धराज की एक पुत्री थी जिसका नाम था कांचन देवी, और इस कांचन देवी का विवाह है वो अन्ना जी के साथ में करवा दिया। अब देखो, मजे की बात बताता हूं मैं आपको कि कांचन देवी तथा अन्ना जी एक दिन आना सागर झील के पास से बैठे एक गेम खेलते थे जिसका नाम था चौपड़। और उस चौपड़ के खेल में अन्ना जी जो है वो कांचन देवी से हार जाते हैं। तो कांचन देवी अन्ना जी को टॉन्ट मारते हैं कि आप कभी भी किसी चालुक्य को है वो जीत नहीं सकते। दिल में लग जाती है अन्ना जी के, और जैसे अन्ना जी के दिल में लगती है, अन्ना जी उठ खड़े होते हैं, कहा तेरे जैसी एक और चालुक्य के मैं कहां लेकर आऊंगा।
अजमेर लेकर आऊंगा। बात करते हैं 1148 और इसी 1148 में चालुक्य शासक कुमारपाल चालुक्य और इसी कुमारपाल चालुक्य के साथ में इसका युद्ध होता है और इसी युद्ध में अर्णोराज बुरी तरह से हार जाते हैं। लेने जाते हैं अपने लिए पत्नी और खुद की बेटी जिसका नाम है जलहड़ का विवाह करवाते हैं किसे? कुमारपाल चालुक्य। ये तो कोई बात नहीं है, उसके साथ में नाडोल तथा जालोर का क्षेत्र भी जो है वो कुमारपाल चालुक्य को दे आते हैं। दोस्तों इस तरह से जो है वो अन्ना जी के बारे में हमने एक चीज देखी। दोस्तों अन्ना जी न्यायप्रिय थे और अन्ना जी ने न्याय के साथ साथ अजमेर में एक चक्की का निर्माण कराया और अपराधियों को उस चक्की में डालकर पीस देते थे। इसलिए वहां पर अपराधी है वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा अन्ना जी को परेशान नहीं करते थे, इसलिए अन्ना जी को न्यायप्रिय भी कहा जाता है। दोस्तों अन्ना जी के बारे में सबसे अंतिम बात ये बोलूंगा, अन्ना जी के पुत्र जगदेव ने इसकी हत्या कर दी और चौहानों का प्रथम पितृहंता भी जगदेव कहलाता है। दोस्तों आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें तथा आपका आशीर्वाद हमें यूं बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।